हमारे गांधी बाबा है, हमारे गांधी बाबा भी बिना मीडिया के कहीं नहीं जाते थे। हाँ, उनके साथ एक पत्रकार हमेशा रहते थे, चाहे वो जेम्स मूलर हो या जेम्स प्रिसेप हो, कोई ना कोई हमेशा एक ब्रिटिश पत्रकार हमेशा साथ रखे हर घटना में। तो निश्चित है जब साथ रहेंगे तो उनके बारे में लिखेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि प्राचीन भारत से लेकर के पूरे आधुनिक इतिहास में राजा जो होते हैं वो अपने दरबार में दरबारी रखते हैं। किसके लिए? तो अपने बचाव के लिए, अपने पक्ष में समाज में एक विचारधारा बनाने के लिए। ठीक है, तो वो लोग करते थे, तो उनसे बैर नहीं करना चाहिए। दूसरा कहा जाता है कि पंडित मतलब विद्वान से बैर नहीं करना चाहिए। विद्वान से बैर मोल ले लिया घनानंद, समूल समाप्त हो गया। बात समझ गए? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उनसे बैर नहीं करिए। दूसरा है गुरु से बैर नहीं करिए, वो भी नहीं करिए, क्योंकि वो आपके लिए महंगा साबित होगा। और तीसरा, और किससे नहीं करिए? तो कहता है पलिता। पलिता का मतलब होता है बेटा बेटी, क्योंकि ये सब क्या होते हैं? आपको उद्धार करने वाले होते हैं। और कौन? बनिता। बनिता का मतलब होता है पत्नी। ठीक है ना? उससे भी अगर आप बैर कर लिए तो जीवन आपका खैर नहीं। बात समझ गए? परेशान रहेंगे आप। तो बनिता, पलिता, और लास्ट में है कि उससे आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है। हेलो, अच्छा, जो है अभी हम क्लास ले रहे हैं, उसके बाद बात करें। उसके बाद है पौड़िया। पौड़िया का मतलब होता है पड़ोसी। पड़ोसी से बड़ा दुश्मन नहीं, पड़ोसी से बड़ा हितैषी नहीं। दोनों चीज है, पड़ोसी हितैषी भी है, पड़ोसी दुश्मन भी है। पड़ोसी हमेशा नजर रखे क्या करे, लेकिन जरूरत भी पड़ेगा तो पहले उसी को आप बुलाएंगे। इसलिए इन सब से कभी भी क्या नहीं करना चाहिए ये। इसके अलावा कहा जाता है कि ड्राइवर, रसोईया, अगर घर में आपका रसोईया है तो उससे बैर नहीं करिए। चाय में जहर मिलाकर पिला देगा, चला जाएगा। क्या गलत कह रहे हैं? ड्राइवर, उससे जो है सो बैर नहीं करिए। इस बीच में जो है सो पीयूष जब इधर उधर चला तो मुझे आप लोगों की कहानी सुनाए थे कि नहीं आप लोगों को? मेरी हाल वैसे ही हो गई, तो मुझे याद आ गया ये घटना। जब मैं कटिबरिया सराय में रहता था जेएनयू कैंपस के पास, तो तैयारी होती थी, तो हम जिसके मकान में रहते थे वो पंजाबी थे। वो लोग विभाजन में आए थे, तो अच्छी नौकरी करते थे बेचारे, गाड़ी था, घोड़ा था, सब कुछ था, लेकिन गाड़ी चलाने नहीं आता था। ठीक है, गाड़ी चलाने नहीं आता था तो ड्राइवर रखे थे बेचारे, लेकिन ड्राइवर वो टिकता नहीं था। रीजन क्या होता था कि मान लीजिए कि अब गाड़ी जब चला रहा है ड्राइवर, पीछे में बैठे रहते थे तो वो टोकते रहते थे, ऐसे क्यों चला रहे हो, ऐसे चलाना है। अब उम्र था तो कभी कभी उसको पीछे से ऐसे मार देते थे, तो ड्राइवर 1 महीना 2 महीना काम किया और छोड़ देता था। ऐसा हुआ कि एक बार जो है सो बिहारी चंपारण का वो लड़का था, उसको ड्राइवर में रख लिए। अब मान लीजिए ड्राइवर रहेगा, बात रहेगा, हम लोग भी घर से, जैसे आप लोग भी लॉज में रहते हैं, तो मकान मालिक के लोगों से आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान तो हो ही जाती है। तो बातचीत के क्रम में पता लगा कि कहाँ भाई, तो हम बिहार के, तो बिहार में सेंटीमेंट तो थोड़ा हो ही जाती है। और एक कहावत है, जो न कटे आरी से वो कटे बिहारी से। ठीक है, तो हम लोग अपने में बात किए कि अब जो है तो सर जी को इस बार ड्राइवर अच्छा मिल गया है। बात ऐसा ही हुआ, उसको भी पता लगा कि इनके यहाँ नहीं रहता है, तो वो सोच करके ही आया था कि इस बार हम इसी को सिखाएंगे। जब उसको बोला ठीक है। एक बार बेचारे संसद भवन या कहीं उधर से जा रहे थे, तो रास्ते में कहे कि तुम इधर क्यों ले लिया, उधर लेना चाहिए, गधा है, ये है, वो है, दिस है दैट। ठीक, उस दिन कुछ नहीं कहा,
10 दिन 15 दिन के बाद जो है तो शहादरा कोर्ट से वो जा रहे थे। शहादरा कोर्ट मान लीजिए कि ITO से लोग आता है, पुल क्रॉस करता है यमुना ब्रिज, फिर जो है शहादरा आता है, फिर वहाँ से रिटर्न होकर के जब जा रहे थे तो शहादरा ब्रिज पर बहुत जाम लगता है पहले। अब तो थोड़ा बहुत सुधार हो गया, अब तो 2-3 ठो ब्रिज बन गया। तो ITO के पास जो है ना जाम उस पुल पर रहता ही था। शहादरा, सकरपुर, लक्ष्मी नगर से जैसे ही वो घुसता था आपको IT पुल पर आके जाम लग जाता, जाम था। जाम में धीरे धीरे चल रहे थे, पाछे में पीछे गाड़ी थे, तो वो कुछ आपको रोक दिए या किसी बात पर फिर उसको ऐसे कर दिए, जैसे ही ऐसे ठोक दिए कि वो क्या किया, जाम में ही गाड़ी बंद कर दिया, हाँ चाबी देकर उतर गए। अब तो इनको चलाने आ नहीं रहा है, अब जो है सो पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है, अब गाड़ी में बीच में खड़े हैं, आगे जा रहा है, अब हॉर्न पर हॉर्न, अब उसमें से ही उतर करके उसको खदे रहे, अरे रुको बाबू इधर आओ इधर आओ। बात समझ गए? तो उस दिन जो मेरा हाल था वो वही था। बात समझ गए? हमने तुरंत उसी दिन लिया ना, ये इंडिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, हम लाचार नहीं हो सकते। और बहुत कुछ सीख गए, इसलिए अब जब लाइव करेंगे तो सोचिएगा सर खुद लाइव कर लें। इसलिए हम कह लिए कि अब हम जिस दिन शुरू करेंगे हम अपने से शुरू। बात समझ गए? तो ये चीज़ें हैं, गाड़ी चलाएं ना चलाएं, लेकिन चलाना ना आए तो आप ऐसे ही हो जाएंगे। इसीलिए जब आप डिपार्ट में जाएंगे तो आपको सब कुछ का ट्रेनिंग दिया जाएगा। हमको उस दिन इस बात का एहसास हुआ और उनका बात याद आया, ये तो हमारा ITO पुल वाला बात किया। बात समझ गए? और वो तो जान वो धीरे धीरे वो सब गाली दे रहा है और वो भाग रहे हैं, ठीक है ना। फिर वो आया, उनको छोड़ा, उस दिन से वो किसी ड्राइवर को क्यों मारेंगे, क्यों कुछ कहेंगे। बात समझ गए? चलें आगे। तो अंग्रेजी सरकार ने भी यही समझ लिया था, लोगों को इस तरह से गुलाम बना लिया कि सामाजिक और मानसिक तौर पर लोग अंग्रेज का समर्थक हो गए। इसी में से एक घटना घटी, और वो घटना क्या था कि व्हाइट मैन बर्डन नाम की एक किताब आई, और व्हाइट मैन बर्डन में यह लिखा जाने लगा कि भारत जो है बर्बर का देश है, यहाँ पर अशिक्षा गरीबी के साथ साथ यहाँ के जो रीति रिवाज परंपराएं थी उसको अंग्रेजी लिटरेचर में मजाक उड़ाया जाने, और इसका सीधा परिणाम हुआ कि लोगों में एक सामाजिक जागरण हुई, और उसी जागरण के पृष्ठभूमि में भारत में 3 तरह के सामाजिक जागरण साथ साथ चला। जैसे राजा राम मोहन राय की सुधारवादी आंदोलन चली, आर्य समाज की पुनरुत्थानवादी आंदोलन चली, और राधाकांत देव का यथास्थितिवादी वाली आंदोलन चली। तीनों आंदोलन चली। इस तीनों आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि भारत के समाज में एक ऐसे वर्ग तैयार हुआ जो अपने समाज के प्रति आत्मगौरव को लेकर आया, और ये आत्मगौरव की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों में एक मानसिकता तैयार किया। लोगों के विरुद्ध क्या तैयार किया? एक मानसिकता तैयार करी, और इस मानसिकता का सीधा प्रभाव हुआ कि उसने भारतीय सरकार के विरुद्ध भारतीय जनमानसों में जो आक्रोश पैदा हुई, वही आक्रोश 1857 का आधार बना। तो यहां कहने का कुल मेरा भाव ये था कि कोई भी मूवमेंट बिना सामाजिक जागरण से नहीं होता है, और सामाजिक कारण इसका मूल कारण बना। तो इसीलिए इसमें एक सामाजिक कारण भी जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर लिखना है। ठीक है, तो उसमें पहला, जैसे कि उसने सती प्रथा कानून पारित किया। कौन?
ये लोगों को लगा कि ये हमारे धार्मिक मान्यता और परंपराओं पर क्या है, आघात है। ये हमारे धार्मिक मान्यता और परंपराओं पर क्या है, आघात है। इसीलिए इसके समर्थन वाले वर्ग ब्रिटिश सरकार के विरोध में खड़े हो गए। ठीक, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं में क्या थी कि समुद्र को पार करना पाप माना जाता था। जो लोग समुद्र पार कर गया वो अपने जाति से, घर से चला गया। ऐसा होता था कि जो सेनाएं या सैनिक लोग समुद्र पार करते थे, बर्मा चले जाते थे, वो जब घर लौट करके आते थे तो पत्नी भी दरवाजा बंद कर देती। अब इनके लिए बड़ी चुनौती थी कि घर का दरवाजा भी बंद है और अंग्रेजी सरकार इतनी देती नहीं थी कि वो अलग से घर बसा भी सकें। बड़ी समस्या थी। और यही कारण उनके जो सामाजिक उनका जो मूल्यांकन होता था वो बड़ा एक निगेटिव एस्पेक्ट में होता था, और यही एस्पेक्ट्स उन लोगों में जागरण को पैदा किया और वो वहाँ से आगे किए। इस तरह से सामाजिक घटनाओं में जब आप आएंगे तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारतीय परंपरा है, परंपरा पर आघात किया गया। सामान्य सेवा नियमावली लाई गई। जिससे कि समाज में एक नए वर्ग को पैदा किया। किससे? सामान्य सेवा नियमावली से। ये सामान्य सेवा नियमावली क्या है जानते हैं? नहीं तो एक मिनट बता दें। ये सामान्य सेवा नियमावली डलहौजी के द्वारा लाया गया। 1857 के तो कई कारण थे जो वर्षों से बन रहे थे, लेकिन डलहौजी ने इतना बारूद जमा कर दिया अपने कार्यकाल में कि आग लगने के लिए सिर्फ एक छोटी माचिस की जरूरत। मान लीजिए समस्या पहले से ही थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं था। आक्रोश पहले से ही थी, इसलिए वो भी कोई दो राय नहीं था। यहाँ हम बताएंगे आपको, पढ़ा इसलिए रहे हैं जैसे कि अगर कंसेप्ट का एक सवाल हम यहाँ बनाएं तो आप पकड़ लें कैसे लिखना है। तो इस तरह से समस्या बहुत पहले से थी, लेकिन उस समस्या को महाविनाश के तरफ ले जाने का काम कौन किया? डलहौजी। डलहौजी का प्रयास और कानून ने ऐसे ऐसे सामाजिक विरोधाभास को जन्म दिया। वो सामाजिक विरोधाभास कहीं ना कहीं परेशानी को जन्म दिया, और उसी के संदर्भ में यहाँ पर जब आएंगे सामान्य में, तो डलहौजी ने एक नियम लाया जिसके अंतर्गत जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ वो सेना प्रभावित हुई। सेना क्यों प्रभावित हुई? सेना को विशेषाधिकार था। सेना को क्या थी? विशेषाधिकार थी। जैसे कि जिस जाति का सेना होता था उसी बटालियन का उसी जाति के उसके रसोइये होते थे। प्रत्येक सैनिकों को अपने जाति चिन्ह बरकरार रखने का उसमें नियम था। सैनिकों को डाक सेवा से छूट थी। सैनिकों को चिट्ठी पत्री भेजने के लिए कोई डाक शुल्क नहीं लगता था। ये सब सारी उसको एक विशेषाधिकार प्राप्त थी। दूसरी बात, बर्मा या कोई समुद्री यात्रा करने के लिए सेना स्वतंत्र था। वो अपनी इच्छा से जा सकता था, लेकिन जबरन उसे नहीं ले जाया जा सकता था। ये सारी नियम पहले से मौजूद थी। डलहौजी जब आया तो इस सामान्य सेवा नियमावली से सेना के जितने भी विशेषाधिकार थे उसको खत्म कर दिया। जैसे कि मान लीजिए कि आज आप अधिकारी बने, भारत सरकार का अगर कोई अधिकारी बने, तो भारत सरकार का अगर मन है कि नहीं हम बिहार का जो अभी फलाना डीएम है हम उनको अपने मंत्रालय बुला लेंगे।
प्रतिनियुक्ति कर लेंगे, किसी मंत्रालय में ले आएंगे, ऐसा वो कर सकता है। तो पूरे भारत में वो काम कर सकते हैं। वो कभी यह नहीं कह सकते हैं कि मैं यही काम करूंगा, मैं यही काम करूंगा, वो ये बात कभी नहीं कह सकते। कौन कौन बताइए? तो डलहौजी ने भी यही काम किया। डलहौजी ने लाया बुरा नहीं था, क्योंकि उसने एक सामान्य नियमावली लाई जिसका मूल मकसद यही था। हेलो, क्या बताइए? हाँ, 10 मिनट के बाद करिए ना। तो उसमें सामान्य जो प्रोविजन था वो यही था। तो सामान्य नियमावली अच्छा होते हुए भी लेकिन विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को हनन हुआ, और इसीलिए इस नियम ने सेना में आक्रोश पैदा कर दिया। ये आक्रोश 1857 में आग का काम किया। ठीक है, इसी तरह से और भी कई कारण थे जो 1857 का आधार तैयार किया था, लेकिन ये सारे कारण क्या एक दिन में बना था? नहीं न बना था। ये कब से बनना शुरू हुआ था? कब से बना था? सोचिए। अब कहिए, एक बताइए ना, कहां से शुरू हुई थी? 1857 का आक्रोश का जो आक्रोश है वो क्या एक दिन में बनी? नहीं बनी। मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपकी ऐसी नफरत हो जाए कि अगर सीढ़ी पर मिल जाए और थोड़ा सा भी अगर टकरा जाए और आप कूटने लगे उसे, तो क्या ये दिखाएगा कि ये घटना सिर्फ सीढ़ी पर टकराने से हुई? सीढ़ी पर टकराना तो एक संयोग था, मनोयोग तो बहुत पहले से तैयार थी। क्या है कि नहीं है? कोई दिक्कत? तो एक शॉर्ट नोट्स मेरा कंसेप्ट वाला नोट करिए कि 1857 की क्रांति संयोग नहीं मनोयोग था। स्पष्ट करें। प्रश्न बैंक में लिखिएगा, ये सब प्रैक्टिस के लिए है। अठारह की क्रांति की क्रांति संयोग नहीं मनोयोग था। स्पष्ट करें। चले, समझ में आ गई बातें? ये आपको क्या लिखना है, प्रूफ क्या करना है? ये संयोग नहीं था, ये मनोयोग था जो 100 वर्षों से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध बन रहा था। 1857 की क्रांति 1757 से ही प्रारंभ हो गई थी। ब्रिटिश सरकार की बंगाल में स्थापना हुई, लोगों में आक्रोश उभरने लगा। वो आक्रोश कभी छिटपुट व्यक्त भी हुआ, लेकिन एक संगठित रूप में जो अभिव्यक्ति हुई वो 1857। इस तरह से इसको लिखना है। पूरे 100 साल में अंग्रेजी सरकार की जो कमियां हैं उसको कारण बना दीजिएगा और ये क्वेश्चन लिखा जाए कि ये मन तो पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन इसे घटना के रूप में बदलने में, महाविप्लव के रूप में बदलने में चर्बी वाले कारतूस की भूमिका है। क्योंकि चर्बी वाले कारतूस ने कहीं न कहीं समाज के दोनों वर्गों को यह सरकार जानबूझ करके हमारी धर्म पर आघात करने आई है, और इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जिस विरुद्ध लड़े, ये आंदोलन 1857 की। इसीलिए यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि 1857
एक आकस्मिक घटना नहीं थी, यह अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध एक सुनियोजित, संगठित, व्यवस्थित प्रयास था जो असफलता के बावजूद भी सफल था। ये निष्कर्ष हो जाए, कोई दिक्कत? इस तरह से लिखेंगे, ये इसका पूरा प्रोविजन आएगा। चले, ये घटना तैयार हो गई थी, तो बातें घट गई। दिसंबर 1856 में अंग्रेजी सरकार ने इनफील्ड राइफल की जगह पर, हम क्या कहे थे, इनफील्ड राइफल लाया। आप लोग सुनते कम हैं, आप पूरा सुनेंगे तो हम किस जगह से, हम पैसिव में बोल रहे हैं या एक्टिव में बोल रहे हैं। एक्टिव में कहेंगे कि ब्राउन बेस, और हम पैसिव में कहेंगे पहले। पैसिव और एक्टिव राइटिंग दोनों अलग अलग होता है भाई, नहीं? तो आजकल अंग्रेजी सरकार दिसंबर 1856 में इनफील्ड राइफल को लॉन्च करी। ये राइफल उस समय चलने वाले परंपरागत जो ब्राउन बेस राइफल था उसके जगह ली, लेकिन उस राइफल की तुलना में इसमें एक नयापन था। नयापन ये थी कि इसमें कारतूस जो था वो एडवांस शैली से बनी थी, और इसीलिए इसको स्पेशल तरीके से पैक करके लाया जाता, जिससे कि इसकी मारक क्षमता तीव्र हो और ये आघात अधिक करे। इस कारतूस को जिसमें पैक करके लाया जाता था, उसका जो ग्रीस था, धागा था या चीजें थी, वो कहा जाता है कि जो ग्रीस सामान्य रूप में तेल, मोबिल, वो आपको चर्बी से बनता था। वो चर्बी गाय की, सुअर की, दोनों की होती थी। ये चीजें थी। वैसे कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि नहीं, भारत में तो बहुत सारे इतिहासकार हैं, दरबारी इतिहासकार भी हैं, लेकिन मंगल पांडे में ये कारतूस बनते हुए देखा था। मंगल पांडे ने इसकी पहली प्रतिक्रिया की थी, आप लोगों को पता हो, मेरठ में या बैरकपुर में, बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना के बाद पहली घटना और वहां उन्होंने इस कारतूस को देखा था। कहा जाता है कि अंग्रेजी सरकार, जनता ने जब, सेना ने जब इसका खुलकर विरोध किया तो सरकार हो गई थी। इसलिए कहा जाता है कि सरकार ने अपने इस प्रोविजन को वापस भी ले लिया था, लेकिन लोगों में अफवाह फैल चुकी थी। कुछ इतिहासकार इस बात को मिटाने का ऐसे करते हैं कि सरकार ने इसको वापस ले लिया था, लेकिन सेना को ये बात पता नहीं थी, अफवाह फैल गई थी, और उस अफवाह का परिणाम था कि ऐसा हुआ। कहने का मतलब कि अंग्रेजी सरकार ने दुनिया को दिखाने का प्रयास किया कि ये एक अफवाह है, हमने ऐसा कोई कारतूस नहीं बनाया है। बात समझ गए? जब उसको लगा कि नहीं, ये मामला बहुत बड़ा घटना में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उन्होंने इस बात को प्रयास कर किया कि नहीं नहीं, ये घटना गलत है, ये कानून वापस और देखते ही देखते ये आंदोलन का रूप ले लिया, आंदोलन का रूप ले लिया। अब यहाँ सवाल होता है कि कारतूस सिर्फ और सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि कारतूस ये कारण था, लेकिन जब तक सभी लोगों में समान आक्रोश नहीं होता तब तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं। जैसे कुछ इतिहासकार इससे यह कहते हैं कि ये केवल सैनिक आंदोलन था, तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसमें किसान भी शामिल हुआ था और बहुत जगह जमींदार भी शामिल हुए थे, उद्योगपति भी शामिल हुए थे। तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सम्मिलित आक्रोश का परिणाम था 1857। स्पष्ट करें, शॉर्ट नोट्स सम्मिलित आक्रोश की क्रांति ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध
1857 की क्रांति ब्रिटिश सरकार सम्मिलित आक्रोश का परिणाम था, स्पष्ट करें। सबको लिखिएगा नहीं, लेकिन फॉर्मेट अपने से खुद करिएगा, जरूर करिएगा, समझ गए। तो इस तरह से ये कारण बना। अब जल्दी से आप उस कारण को लिख लीजिए, हम लिखा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। लिखिए 1857 की क्रांति की क्रांति महज एक घटना नहीं, महज एक घटना नहीं, बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक असंतोष का समुच्चय था, स्पष्ट करें। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक असंतोष का समुच्चय था, स्पष्ट करें। समुच्चय था, स्पष्ट करें। लिख लिए? अब शुरू करिए लिखना। एक चीज और आपको बता दें, फिर शुरू करते हैं। जब भी मान लीजिए कि आपको 1857 का क्रांति पूछे, तो क्रांति तो पूछेगा, कारण आएगा, तो कारण आएगा तो यही सब लिखा जाए, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां होगा कि अगर सर डायरेक्ट कारण भी तो नहीं आ सकते हैं, जैसे अभी जो मान लीजिए है, पूछा तो कारण ही है, लेकिन क्या डायरेक्ट कारण है? बताइए इसमें क्या है? इसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि 1857 की क्रांति एकाएक घटने वाली घटना नहीं थी। तो क्या थी? तो क्या थी? ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को पढ़िए। इस प्रश्न में प्रश्न भी है और उत्तर भी है। अभ्यर्थी जो है ना, आप अगर गौर से देखेंगे तो प्रश्न में ही आधा उत्तर होता है और आधा उत्तर ही आधा प्रश्न होता है आगे के लिए। इसी से प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला तैयार होती है, जो अनवरत चलती रहती है। आज भी मानव को ऐसे बहुत सारे मन में प्रश्न हैं जिसका उत्तर हमारे पास नहीं है। क्या है कि नहीं? क्या ईश्वर हैं? अगर हैं तो हमें दिखता क्यों नहीं? अगर सभी लोग एक ही ईश्वर के संतान हैं तो फिर वो सबको कष्ट क्यों देते हैं? क्या एक माता पिता अपने किसी बच्चे को अच्छा और एक को बुरा देखना चाहता है? नहीं। तो फिर ये ऐसा अलग अलग क्यों होता है? ऐसे तमाम प्रश्न हैं। आदमी जब मरता है तो जाता कहाँ है? आत्मा होता कैसे है? आत्मा क्या है? तो नहीं है तो कैसा है? ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं मानव के पास जिसके सम्यक उत्तर
नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह से उत्तर में प्रश्न और प्रश्न में उत्तर, ये हमेशा रहेगा। आप ये प्रश्न पढ़िए, आपको लगेगा कि इसमें उत्तर भी है। उत्तर ये है कि वो पूछता है कि 1857 की क्रांति एक आकस्मिक घटना नहीं है, यही न है। आकस्मिक घटना नहीं है तो फिर कहता है क्या है। तो प्रश्न शॉर्ट नोट्स में यहां भी आ सकता है। यहीं अगर छोड़ दे कि आकस्मिक घटना नहीं है तो आपको नहीं को प्रूफ करना है। लेकिन प्रश्न आगे बढ़ गया कि ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक असंतोष का समुच्चय है, मतलब उत्तर भी दे दिया है। प्रश्न भी दे दिया और इसमें क्या है, उत्तर भी दे दिया। तो अब आपको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणों को आपको क्या करना है, तो पूरे सिक्वेंटली चर्चा करना है और उसके आधार पर वो सारे कारण रखना है जो यह दर्शा दे कि वास्तव में ये समुच्चय है। ठीक है। 1857 की क्रांति पर प्रकाश करें, तब भी आप यही लिखेंगे। 1857 की क्रांति कोई घटना नहीं थी, बल्कि यह एक समुचित प्रक्रियाओं से विकसित व्यवस्था थी। 1857 की क्रांति सरकार के विरुद्ध एक असंतोष था, चर्चा करें, तब भी आप इसको लिखेंगे। 1857 की क्रांति सरकार की नीतियों का परिणाम था, चर्चा करें, तब भी आप यही लिखेंगे। 1857 की क्रांति भारत को एक नई पहचान दी, नई बदलाव दी, जिसके कई कारण थे। तो यहाँ पर कारण ये लिखेंगे, क्या दी मतलब देन में से, प्रभाव में से 2 लाइन लिखेंगे। अगर वो 2 लाइन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो पहला लिखेंगे कि भाई इससे अंग्रेजी सरकार की, कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई, क्योंकि कंपनी अब दोनों काम कर रही थी। ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि तू दोनों काम नहीं करो, आप या तो तू व्यापारी रहो या राजा बनो। ठीक है। तो कहा व्यापारी का काम तुम छोड़ दो, राजा का काम अब हमको करने दो। इसीलिए भारत पर जब शासन को देखेंगे तो अंग्रेजी सरकार की तो शासन थी, लेकिन डायरेक्ट। इसीलिए 1757 से लेकर के 1857 का शासन कंपनी का शासन है भारत में, और 1857 से लेकर के 1947 का शासन, मतलब कंप्लीट 200 साल का शासन कह सकते हैं आप। तो ये जो कंपनी का शासन आगे जो चल रहा है वो आपको महारानी क्राउन का शासन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन है। पार्लियामेंट दोनों ही स्थिति में कानून बनाते थे, 1857 से पहले और 1857 के बाद। 1857 से पहले जो कानून बनाते थे वो कानून 2 रूप में आता था। पहला, वो कंपनी के लिए कानून बनाती थी और कंपनी आपके लिए कानून बना देती थी। और अब यहां पर क्या हो गया कि कंपनी को आपके शासन व्यवस्था से कोई मतलब नहीं रहा, डायरेक्ट जो है पार्लियामेंट आपके लिए कानून बनाने लगी। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन एक मंत्री अपॉइंट हुआ जिसका नाम था, क्या नाम था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। ठीक है। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत विदेश मंत्रालय के अधीन एक विभाग बनी जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया अंडर टू सेक्रेटरी, जिसका नाम था भारत सचिव। बात समझ गए। अगर आपसे पूछा जाए कि किस मंत्रालय के अधीन भारत सचिव काम करता था, तो विदेश मंत्रालय के अधीन। ठीक, तो ये सारी प्रक्रिया थी, समझ गए। कारण देखेंगे, आप इतना लिखेंगे। चलिए लिखना शुरू करिए आप। हम पहले इसलिए बोल दिए कि मान लीजिए कई बार होता है कि इधर उधर आप देखेंगे, आपको लगेगा हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो इसलिए आपको फंसना नहीं है। फुल क्वेश्चन लिखा है या शॉर्ट नोट? फुल लिखाते हैं, उसमें से शॉर्ट्स निकाल लेंगे। दस मई 1857, 10 मई 1857 मेरठ की छावनी से मेरठ की छावनी से प्रारंभ यह आंदोलन देखते ही देखते
संपूर्ण भारत का देखते ही देखते संपूर्ण भारत का एक संगठित आंदोलन हो गया, एक संगठित आंदोलन हो गया देखते ही देखते क्या हो गया, एक संगठित आंदोलन हो गया जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों को बदलने में सहायक सिद्ध हुआ, जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों को बदलने में सहायक सिद्ध हुआ। इस महान आंदोलन का बहुआयामी कारण थे, बहुआयामी कारण थे जो इस प्रकार हैं। बहुआयामी कारण थे जो जो इस प्रकार है। ठीक है, उसमें पहला लिखिए राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश कंपनी अपने आर्थिक हितों का ब्रिटिश कंपनी अपने आर्थिक हितों का राजनीतिकरण किया। राजनीतिकरण किया जिसके कारण कई नैतिक अनैतिक राजनीतिक निर्णय लिए, कई नैतिक अनैतिक राजनीतिक निर्णय लिए जिससे राजनीतिक असंतोष को संगठित होने का अवसर मिला। राजनीतिक असंतोष को संगठित होने का अवसर मिला जो 1857 की क्रांति की पहली आधारशिला बनी। पहली आधारशिला बनी और इसमें पॉइंट में लिखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन व्यपगत का कानून, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून राज्यों पर जबरन अधिकार कानून,
मुगल शासकों के नेक्स्ट पॉइंट, मुगल शासकों के राजनीतिक स्थिति को कमजोर करने वाली कानून, मुगल शासकों के राजनीतिक स्थिति को कमजोर करने वाली कानून, राजनीतिक स्थिति को कमजोर करने वाला क्या लिखे हैं, कानून। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सभी प्रकार के राजनीतिक पेंशनों को, सभी प्रकार के राजनीतिक पेंशनों को कम करना, नेक्स्ट पॉइंट राजनीतिक उपाधियों की समाप्ति, राजनीतिक उपाधियों की समाप्ति, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब हो गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कानून में दो कानून आया है, ठीक है। कानून एक है लेकिन उसका सब क्लॉज है, वो नाम आया हड़प नीति। तो हड़प नीति के अंतर्गत क्या होगा, कैसे हड़प नीति आई, हड़प नीति, हमें डॉक्ट्रिन करना है, लैप्स करना है। तो राज्यों को हम लैप्स कैसे करेंगे, उसका आधार क्या होगी, तो उस आधार में बना कि कौन सा ऐसा आधार चुने जो भारतीय समाज में, तो उसने कहा कि उत्तराधिकार यहाँ समस्या है, तो गोद लेने की प्रथा को समाप्त किया, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत पहला कानून, पहला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का लोग सामान्य अर्थ होते हैं, अच्छा राज्यों को छीन लेना, लेकिन वो केवल राज्यों को हम छीन लेंगे कैसे, कोई आधार होगा तब ना भाई, ठीक है ना, आधार बनेगा, वैसे तो नहीं कोई काम होगा। तो उसने आधार बनाया, आधार क्या बनाया, तो कहा इनके पास उत्तराधिकारी नहीं है, तो कहा ठीक, लेकिन यहाँ उत्तराधिकारी नहीं है, इस आधार को निराधार करने के लिए यहाँ के लोग गोद ले लेते थे। तो उसमें उसने कहा क्या कि गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे पहले गोद लेने की, ठीक है, तो उसका परिणाम निकला हड़प, अब राज्य हड़पा जाने लगा, बात समझ गए। उसमें डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है कि हमको राज्य को छीनना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर किसको लैप्स, तो गोद लेने की प्रथा पहले लैप्स, इसके बाद क्या करेंगे, तो इसका रिजल्ट आएगा कि भाई अब हम राज्य लेने लगेंगे। तो बंगाल अधिनियम, बंगाल अधिनियम की 31 या 32 है ये, जिसके अंतर्गत गोद लेने की प्रथा समाप्त कर। पहले जो गवर्नर जनरल था डलहौजी, वो कहाँ बैठता था, बंगाल में, क्योंकि उस समय में भारत का जो राजधानी थी वो कौन था, बंगाल था, तो बंगाल से होती थी। उसने ये कानून बना दी कि गोद लेने की प्रथा भारत में हम नहीं मानेंगे, या हम जिसको मानेंगे उसको हम करेंगे, सरकार के ऊपर में हो गई। अब तो ये चालाकी था, बहुत सारा राज्य था जिसके पास उत्तराधिकारी ही नहीं थे, गोद लेने की प्रथा समाप्त हो गई, तो और भी नहीं थी। तो फिर उसने कहा कि अब क्या करेंगे, इसके आधार पर हम राज्य को मिलाने जाने लगे, इसी का नाम हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसमें परिणाम काज क्या दिखा, काज गोद लेने की प्रथा लोग नहीं देखा, देखा क्या, देखा कि राज्य छीना जा रहा है, इसलिए इस कानून का नाम हो गया राज छीनने वाला कानून। बात समझ में आ गई, ये चीज है, इसलिए हमने इसको, हम जब लिखाते हैं तो अलग अलग लिखा। चलिए लिख लिया आप लोग, हम उधर बात कर रहे थे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं, आप लोग सुन ही रहे होंगे क्या बात कर रहे थे। तो ये चीज, ये सारा कारण बना राजनीतिक कारण का, ठीक है। अब यहाँ सवाल रहा कि सर अगर मेरे पास समय कम रहे तो फटाक से निकालेंगे,
कि राजनीतिक कारण, तो सीधा लिखेंगे कि ब्रिटिश अपने राजनीतिक नीतियों में कई तरह के ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो राजनीतिक असंतोष को जन्म दिया, जैसे कि फटाफट अगली। इससे भी छोटा लिखना होगा तो सीधा लिखेंगे कि राजनीतिक कारण के अंतर्गत निम्न कारणों को देखा जा सकता है, ये कानून। अगर मान लीजिए इससे भी छोटा लिखना हो तो सीधा लिखेंगे कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर अपने आर्थिक हितों के राजनीतिकरण करने के लिए व्यक्तिगत का सिद्धांत, पेंशन की समाप्ति, उपाधियों की समाप्ति, मुगल बादशाहों का अपमान जैसी क्रियाएं की गई जो राजनीतिक असंतोष को जन्म दिया। ठीक है, लिखना कला है, एकदम घुमाओ ऐसे फटाफट, देखो कैसे होता है मेंस, है कि नहीं है, कलम एकदम चले। ठीक, चलो लिखो। ये क्लास नोट्स लिखाना जो है ना, हम यही बिहार में ही सीखे, कॉपी पर। नहीं तो हम 3-3 4 बोर्डे पर पढ़ा देते हमको, यूपीएससी दिल्ली सब में, उसमें थोड़ी कॉपी लिखा है। यहाँ लोग का दुर्गेश बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा समझाते। अभी जितना भी लोग डायग्राम वगैरह सब बनाता है, अब ये तो नहीं आज के सेंटेंस में हम कहेंगे कि मैं ही लाया था तो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन ये मेरा ही डायग्राम था। मैं बिना बोर्ड का पढ़ाता ही नहीं था, मैं लिखाता ही नहीं था, मैं तो लेक्चर टेक्चर। यहाँ लोग का तो फिर हुआ क्या कि भाई आशुतोष जी जब बताया कि सब तो ठीक, लेकिन लोग कह रहे कि सर लिखाते नहीं है, यहाँ तो कॉपी लिखने की बात थी, मीन्स का मतलब खूब लिखा देना। हम बोले ये कौन सा बात है, जिसको बजाने आएगा उसको गाने आएगा ही आएगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा। आप देखिएगा जिसको गाना नहीं भी आता है और वो हारमोनियम अगर बजाता है तो कुछ ना कुछ गा ही लेता है। जो टकली पीटता है, नहीं भी पीटने आता है तब भी जो है सो पीट लेता है। बोले ये कौन सा बड़ा, अगला बार से हम लिखाने लगे, लिखाए तो फिर तो अब तो ऐसा हो गया है कि 1000 शब्द 500 शब्द इस सब स्टैटिक पोर्शन में लिखाने के लिए कोई किताब की जरूरत नहीं। हाँ, करंट वाला कोई लिखाएंगे तो उसके लिए हो सकता है मटेरियल देखें, बात करें, आंकड़ा, जैसे अब बिहार बजट लिखाना है उसमें तो आंकड़ा देखेंगे देखेंगे, नहीं तो इन सब कॉपी क्वेश्चन के लिए लिखाने के लिए तो सोए हुए में भी आपको हम भूमिका बना देंगे। एक क्वेश्चन कारण लिखे ना आप, अभी हमको कोई, हम इसको 10 तरीके से लिखा दें, बैठे बैठे अगर परेशान करना हो तो आप बैठिए लिखिए देखिए, ये होता है। इसलिए एक क्वेश्चन को आप अच्छा से लिखना सीख जाइए, एक क्वेश्चन को 10 बार लिखिए, आप खुद आप देखेंगे कि आप पहला बार में या 10 बार में कितना अच्छा किए थे। जब ये आपके पास आ जाएगा तो फिर तो वैसे ही आएगा। मूर्तिकार जो होता है ना, मूर्ति बनाना सीखता है, हनुमान जी बनाना नहीं सीखता है। लोग यहाँ हनुमान जी बनाना सीखता है कि जब हिस्ट्री लेगा जो भी नहीं, लिखना कला है, आगे हनुमान जी बनाना कला है। हनुमान जी केवल बनाने आता है आपको तो बस हो गया, आप भूखे रह गए। मान लीजिए कि रामलीला आ गया तो रामलीला रामायण नहीं बनाएंगे। हाँ, कोई कहेगा नहीं हमको पुतना बना दो, बना देंगे, क्या है कि नहीं। कहा जाता है, लोग कहते हैं कि परिवेश का प्रभाव पड़ता है लोगों के गुण पर, बात सत्य है, लेकिन अगर प्रकृति बुरी हो या उत्तम हो तो परिवेश उसे नहीं बदल सकता है। उदाहरण के रूप में राम राज्य के बावजूद भी अयोध्या में मथुरा जैसे लोग थे, जो बताता है कि जहां स्वयं ऐसी सुविचार वाले लोग हो तो मंथरा का स्वभाव कहां से आ गया, स्वभाव नहीं बदला उसका। और लंका में भी विभीषण था कि नहीं था। इसलिए केवल परिस्थिति को दोष नहीं, वो व्यक्ति पर होता है कि वो लेता क्या है, देखता क्या है, किस तरह से उसको लेता है। चले आगे। इंद्रमणि हंस रहा है, नहीं 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 नहीं, वो क्या नाम है उसका, विकास। चलें लिख लेंगे आप लोग। अब आइए दूसरा कारण लिखिए, आर्थिक कारण। हाँ, आर्थिक कारण। ठीक है,
कंपनी अपने आर्थिक हितों को अधिक सुरक्षित एवं लाभकारी बनाने के लिए कई प्रयास किए जिससे सामान्य जनमानस में असंतोष और आर्थिक निराशा पैदा हुई, जो इस आंदोलन को प्रेरित किया, जैसे कि अस्थाई भूमि बंदोबस्ती सूर्यास्त कानून, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन, आयात शुल्क का बढ़ना, आयात शुल्क का कम होना, निर्यात शुल्क का बढ़ना। इसका क्या मतलब? हाँ, पहले लिख लीजिए तब समझाते हैं। आयात शुल्क का क्या? आयात शुल्क का कम होना और निर्यात शुल्क का बढ़ना। परंपरागत खेती का ह्रास, अधिक से अधिक अनैतिक करों का अधिरोपण, अधिक से अधिक अनैतिक करों का अधिरोपण, अधिक से अधिक अनैतिक करों का अधिरोपण, आदि आदि। अब इसी कर में जब आएंगे तो आपको सिंचाई कर, पपही पुतही कर, मारबार कर, ये सब आएगा बिहार में। चंपारण में 1 दर्जन कर लिया जा रहा था, लेकिन लोग पढ़ता है केवल 3 कठिया 3 कठिया 3 कठिया। अब पहले तो कुआं सबके पास नहीं होता था, जिसके पास कुआं होता था वो पानी के लिए कर लेता था। जमींदारों के घर से जो लोग सामान्य लोग पानी पीने के लिए लाते थे तो उसको पहले टैक्स देना पड़ता था, फिर उसके कुआं से पानी भरिए। क्या सोचते हैं आप? आज कहते हैं कि आप हम बहुत ठीक, ऐसा होता था। अब बपही पुतही कर था चंपारण में। वो बपही पुतही कर क्या था जानते हैं? किसी का पिता या माता मर गया तो उसको कर देना है जलाने के लिए। वो तब कहता था कि हाँ इन्हीं का ये बेटा है, तब जलाओ। इसलिए उसका नाम है बपही पुतही कर। ठीक है। आदमी शादी करता था तो कर लगता। ठीक है। शादी करता था उसका नाम था मारवाड़ कर। मरबा होता है ना, इसलिए उसका नाम मारवाड़ कर।
ऐसे दर्जनों कर थे। तो लोगों में आक्रोश होता या नहीं होता? वो कहते हैं ना कि बिल्ली से परेशान सब है लेकिन घंटी कौन बांधे। तो घंटी बांधने के लिए वही मंगल पांडे आए। बात समझ गए? जब शुरू हो गया तो सबको मौका मिल गया। वो नहीं देखते होंगे किसी से खुंदस रहता है, आप उसको किसी से बच गया, उसको कोई मारना शुरू किया तो उधर से भी कोई आकर के उसको मार देता है। बस वही चीज हुआ, ये शुरू हो गई। आ जाइए सामाजिक कारण में। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के सामाजिक ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप प्रारंभ हुई। और कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। कई महत्वपूर्ण क्या किए गए? कानून बनाए गए। यहाँ एक बात रुकेंगे, मेरे मन में एक बात आ रही है। मन होता है बताओ, फिर मन होता है नहीं बताओ। बताओ, एक बात बताइए, बातें अच्छी होती है या समय अच्छा होता है? हुँ? बोलना तो सबको आता है, पता है ना तिवारी जी। एक बात बताइए, आप जो है सो 1857 की क्रांति भारतीय बनकर पढ़ रहे हैं, भारतीय बनकर पढ़ रहे हैं ना, तो आप किसकी कमी निकाल रहे हैं? अब जरा सोचिए कि आप निष्पक्ष होकर के निकालिए तो अंग्रेज गलती क्या किया था? आप भारतीय छोड़ दीजिए, आप अमेरिकन बन जाइए। क्या बन जाइए? अमेरिकन। और तब पढ़िए भारत का 1857 की क्रांति। उसमें जो वो काम किया था, कुछ कुछ काम जो किया था, हाँ कठोरता थी, बातें थी, अलग था, लेकिन वो कुछ कुछ काम अच्छा भी तो किया था। अगर मान लीजिए आपको पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजी सरकार की देन, भारत में अंग्रेज नहीं आता तो भारत कैसा होता? भारत के राष्ट्रवाद के विकास में अंग्रेजों का योगदान, क्या भारत को एक प्रशासकीय सूत्र में बांधने में अंग्रेजों की क्या भूमिका रही? आपको एक प्रशासकीय सूत्र में बांधा, यही उसकी कमी थी? अरे कैसे नहीं कमी थी? उन लोगों को एक होने का अवसर दे दिया। वो भारत में रेल लगाया, ठीक है वो रेल लगाया आपको माल ढोने के लिए, बाजार के विस्तार करने के लिए, लेकिन आपको मौका मिल गया उत्तर से दक्षिण जोड़ने में। बात समझ गए? अब जो है सो आप मिल गए, जहां मिल गए चार बार वहीं रात गुजार, क्या है कि नहीं? तो मिल गया इंद्रमणि, विकास, अभिमन्यु, चारों मिल गया। चारों जब मिला और जब एक साथ मिल करके रात गुजारने लगा तो कहा अरे बाप रे बाप, सबका दशा तो एक ही है। उधर से अंग्रेजी हुकूमत आया, चार लाठी मारा, चारों को पकड़ा। चार अलग अलग क्षेत्र का था लेकिन जरूरत एक हो गई, दोनों मिल गया। कहा भाई चारों मिल करके अब इस टोपी वाले को मारेंगे, यही क्रांति हो गई, यही राष्ट्रवाद है। ये काम रेल किया, ये काम डाक किया। आप इसको ऐसे सोचिए ना, ऐसे पढ़ के देखिए ना, एकदम किताब की तरफ पढ़ेंगे तो आपको नहीं आएगा, एकदम सामाजिक सरोकार की तरफ पढ़िए। सती प्रथा कानून अगर आज आज की नजर से देखिए आप, सती प्रथा कानून अच्छा होता? किसी को जला दिया जाता, उसको महिमा मंडित किया जाता था। गलत काम को भी महिमा मंडित करेंगे,
तब न लोग उत्साह होकर के जाएंगे। कहा जाता है उसके पीछे ढोल नगाड़े इतने जोर से बजते थे कि अगर वो कराहे भी ना भागने का भी प्रयास करे तो उसको लोग भागने नहीं दे। राजा राम मोहन राय लिखते हैं कि उनके सामने में ही उनको जलाया गया। बहुत सारे लोग चिता से उतर भी जाते थे। तो फिर अब आप बताइए, ये हत्या है ना। और इसको जो है बंगाल अधिनियम 21 के अंतर्गत 17 के अंतर्गत इसको सामान्य हत्या मान दिया गया। अंग्रेजी सरकार ने गलत तो काम नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये तो गड़बड़ है भाई। कहा क्यों, ये हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है। अंग्रेजी सरकार गलत किया इस मामले में या वो समय गलत था। ठीक उसी तरह से जैसे दिल्ली से दौलताबाद राजधानी तो गया लेकिन टिका नहीं। वो राजधानी ले गया ये अच्छी बातें थी, लेकिन राजधानी जिस तरीके से ले गया, जिस मनसा से ले गया, वो गलत था। कहा जाता है कार्य गलत नहीं है, मनसा गलत होता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो ले गया राजधानी, वो मनसा किस रूप में, तो बर्नी लिखते हैं कि दिल्ली को वहां के नागरिकों को क्या करने के लिए, सजा देने के लिए। क्योंकि लोग उस सुल्तान को इतना चिढ़ाता था कि सोए हुए अवस्था में भी उसके महल में लोग लेटर भेज देते थे, पागल सुल्तान या कुछ और। तो वो दिल्ली वासियों को सजा देने के लिए सोचा कि लो अब हम यहाँ इस शहर को उजाड़ देते हैं, और वो फरमान जारी कर दिया कि सभी लोगों को दौलताबाद जाना है। जैसे कि एक गांव में एक मुर्गा वाला रहता था। ज्योति कहाँ, मुर्गा की तरफ जा रहे हैं, कहाँ ध्यान है। तो वो मुर्गा वाला को लोग बहुत परेशान कर रहा था। तो क्या की जानती हो, वो सोचा कि एक रात 12 बजे उठा, मुर्गा को बांध करके झोला में रखा और चल दिया। कहा लो अब इस गांव में अंधेरा ही रहेगा, मुर्गा ना बांग देगी ना सुबह होगा। बात समझ गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक यही सोचा कि मैं यहां से लोगों को लेकर भाग जाऊंगा, ये परेशान हो जाएगा। सारा नगर वीरान कर दिया। दरबारी आया, बताया कि सारा नगर खाली हो गया हुजूर। कहा कोई बचा, कहा केवल दो। कहा कौन, कहा एक लंगड़ा है, एक जो है सो अंधा है। तो कहा लंगड़ा चल नहीं सकता इसलिए उसको मार दो, और अंधा को हाथी के पूंछ में बांध दो, क्योंकि चल सकता था। बात समझ गए। और अंधा जब दौलताबाद पहुंचा, हाथी जब दौलताबाद उस अंधा को लेकर पहुंचा, तो केवल उसका हाथ बंधा हुआ था, बाकी शरीर गायब था। तो जब ऐसी नीतियों का अनुपालन किया जाए तो क्या वो नीतियां कभी भी राज्य के लिए कल्याणकारी होगी, नहीं होगी। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने तो सही नीतियां ली थी, लेकिन वो समय गलत था, और इसीलिए लोगों के मन में आक्रोश है, क्योंकि उसका इंटेंशन गलत था। बात समझ गए, कैसे इंटेंशन गलत था। चलिए एक बहुत अच्छा कानून लाता है डलहौजी, वो भी लिखाते हैं। लिखिए क्या कानून लाए हैं आप लोग हैं। अच्छा, इस कानून, इस सामाजिक कारण को क्या करिए, सामाजिक सांस्कृतिक कारण बना लीजिए, तो इसमें और सारा पॉइंट जुड़ा देंगे। सामाजिक सांस्कृतिक कारण, ठीक है। तो उसमें लिख लीजिएगा उसके महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। उसमें पहला लिखिएगा सती प्रथा कानून, धार्मिक निर्योग्यता कानून, धार्मिक निर्योग्यता कानून, एक समान सेवा नियमावली कानून, ठगी प्रथा कानून, ठगी प्रथा निषेध कानून, ठगी प्रथा नहीं, क्या लिखे हैं, ठगी प्रथा निषेध कानून, और क्या लिखे हैं, नरबली, नरबली
प्रथा पर रोक, निषेध कानून, इसी सब को देख करके ना वो कहता था कि भारत जो है जंगलियों का देश है, ठीक है ना। तो अंग्रेजी सरकार का और कंपनी थी ना, कंपनी लोग क्या करता है, आप देखिएगा कि जितना भी रिलायंस है, अडानी है, ये लोग सामाजिक सरोकार के नाम पर सरकार से अरबों का टैक्स में छूट पाती है। बात समझ गए, मतलब जनता का, मतलब सामाजिक कल्याण का काम किया 10 रुपये का, आप बेनिफिट पाता है 10 लाख का। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, सब बड़ा एकदम, ये कंसेप्ट की चीजें हैं। हिस्ट्री जनरली जो किताब सब आप पढ़ते हैं उसमें ये सब थोड़ी रहता है लिखा हुआ, इसलिए ना आपको ये सब तब पढ़ेंगे जब रिपोर्ट पढ़ेंगे। जब मान लीजिए कि फॉरेनर हिस्ट्री पढ़ेंगे, अमेरिकन राइटर का, इसका जो अंग्रेज सरकार लिखा तब पढ़ेंगे ये सब। ये जो आप बिपिन तिपिन चंद्रा में ये सब चीज खोजेंगे वो नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या करता था, बड़ा सुंदर सी बातें थी। तो वहां जाता था, मान लीजिए कि आपका विलियम टेलर है यहाँ पर कमिश्नर, कहाँ का, पटना का, और विलियम टेलर जो है सो आपको चित्र किसका बनाता था जानती हो, सती प्रथा का, सांप सपेरे का, भूत जागिन का, वो भूत खेलता हुआ जो लोग होता था उसका, वो जंगली सब जो आदिवासी लोग डांसा डांस करता था उसका, शराब पीते हुए उसका, मदारी का, ठीक है। और उसको ले जा करके रिपोर्ट में लगा करके वो पार्लियामेंट में रखता था। वो दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पार्लियामेंट में रखा। वो कहता था देखिए हुजूर, वो देश नहीं है, वो जंगलियों का देश है। ये ईसा मसीह का कृपा है कि हम लोग असभ्य को सभ्य कर रहे हैं, इसलिए हमको कोई फायदा नहीं होता है वहाँ कारोबार में। वो तो ऐसा था कि 12% का लाभांश देता था यूरोप में। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय की ऐसी कंपनियां थी कि 1773 में 12.5% लाभांश देती थी। आप लोगों को बताए हैं पॉलिटी में, बात समझ गए। तो लेकिन वो सरकार के पास क्या कहती थी कि हमको हुजूर टैक्स में छूट दिया जाए, क्योंकि हम तो चैरिटी चलाते हैं। क्या चलाते हैं? हाँ, हम नॉन प्रॉफिटेबल कार्य करते हैं, हम कोई राज थोड़ी चला रहे हैं, ये नॉन प्रॉफिटेबल है हुजूर, हमको कोई मुनाफा नहीं होता है। सरकार भी मान जाती थी, उसको डबल फायदा होता था। एक तो यहाँ से मफत में ले जाता था वो, फिर उसको बेचता था, सरकार भी छूट दे देती थी, काम हो जाता। एक साल जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर अगर क्लर्क बन जाता था तो ब्रिटेन में जाकर के लॉर्ड कहलाने लगता था। सोचो कितना कमा कर ले जाता था। ऐसी हालत बना दिया था। तब ना दादा भाई नेहरू 1857 से लेकर के लिखे ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत से धन निष्कासन का सिद्धांत उन्होंने लिखा कि कैसे सरकार चूसती है धन। उसी का एक राइटर है अंग्रेजी हुकूमत का, स्लीमैन, वो अपने किताब में लिखता है कि हमारी सरकार स्पंज की तरह कार्य करती है, उस स्पंज की तरह कार्य करती है जिसमें वो गंगा के पानी को सोख करके टेम्स में निचोड़ देती है। गंगा तो भारत की समृद्धि थी ना, और टेम्स जो है सो ब्रिटेन की समृद्धि थी। तो कहा कि यहाँ से पानी को चूस लिया, ऐसा था, बात भी यही थी। चलें आगे। तो इस तरह से सरकार ने यहाँ क्या की, नरबली प्रथा पर रोक लगा दी। एक कानून को समझाना है जो आपको जानना जरूरी है, ये धार्मिक निर्योग्यता कानून। ये कानून क्या है जानते हैं आप लोग? हाँ, धार्मिक निर्योग्यता कानून, बहुत सुंदर। चलिए आर्टिकल 25 क्या है? आर्टिकल, उसमें क्या कहा गया है? धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्मनिरपेक्षता है, लिखा हुआ है, तो देखा है। हम 25 बोल रहे हैं कि हम 28 बोल रहे हैं? हम 27 बोल रहे हैं। 25 से लेकर 28 है, लिखा हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता। लेकिन हम पूछ रहे हैं 25 क्या है, सो बताइए। पहले 25 है तब ना 26 है, तब ना 27 है, तब ना 28 है, आगे पहले 28 है। बात समझ गए? मतलब धर्म और आस्था की आजादी।
इसको और अच्छा से बोलिएगा तो कहिएगा अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? हाँ, अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसीलिए भारत में सबको बाबा बनने का अधिकार है। कल हम भी बाबा हो सकते हैं, दुर्गेश बाबा, हमारा भी अनुयायी हो जाएगा। कौन है भाई? तो ये लोग जो है सो दुर्गेश बाबा के भक्त हैं। कैसा हो सकता है ना? ये सबको अधिकार है या नहीं? इतने सारे जो बाबा भारत में देखते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? आर्टिकल अंतःकरण की। आपका मन हो गया कि ये पंखा जो है सो हम कल कर दिए कि पंखा ही धर्म है, यही महादेव है, ठीक है ना? अब हम प्रसिद्ध हो गए पंखा वाले बाबा। हमारा पंथ क्या हो गया? हमारा संप्रदाय क्या हो गया? पंखा पंथी। अब एग्जाम्पल के लिए सोचो, ठीक? तो अब मान लीजिए पंखा पंथी हो गए, ठीक है, कोई बात। अंतःकरण की स्वतंत्रता है किसमें? इसका मतलब है कि अगर हम इस पंखा को, अगर हम मान लिए कि हम इसी की पूजा करें, ठीक है, हमारे पिताजी आए या कहे कि खूब पीटने लगे, तो नहीं मार सकते। वो कहेंगे कि हम इसको जो है सो संपत्ति में अधिकार नहीं देंगे। क्यों भाई? तो हमने पंखा को धर्म बना लिया, ये विधर्मी हो गया, तो सरकार हमें प्रोटेक्शन देगी, सरकार हमको हक दिलाएगी। क्योंकि मेरे अंतःकरण की स्वतंत्रता को डिसाइड करने वाला मेरे पिता कौन होते हैं? बात समझ गए ना? हाँ, यही कानून लाया डलहौजी। ये धार्मिक निर्योग्यता कानून, ये है बहुत सुंदर कानून है, लेकिन उद्देश्य गलत है, समय गलत है। आपको कैसे तो बताते हैं, इंटेंशन गलत। वो जो इस कानून को लाया, इस कानून का मकसद था भारत में जो क्रिश्चियन धर्म प्रचारक थे उसको मजबूत कर, ठीक है? वो आदिवासी इलाके में चला गया, उसको प्रलोभन दे दिया, उसको ये दे दिया, उसको ये दे दिया, उसको सेवा किया, उसको दिस किया, दैट किया, धर्म में परिवर्तन किया। धर्म में जब परिवर्तन हो जाता था तो सामान्य जो सामाजिक लोग थे या उनका जो पिता थे और थे, समाज थे, उसको बहिष्कार कर देता था। अब उसको डबल भाई, वो धर्म अपनाएगा? कभी नहीं अपनाएगा। तो अब उसकी इस परेशानी को कम करने के लिए अब ये सवाल हुआ कि आखिर क्या किया जाए। तो डलहौजी ने जो है सो ये धार्मिक निर्योग्यता कानून लाया और इसमें कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अपने अंतःकरण से किसी भी संप्रदाय या धर्म को स्वीकार करेगा, उसकी सुरक्षा सरकार करेगी और उसे पिता की संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाता। पहले समाज क्या कर देती थी? बेदखल। समझ में आ गई बातें? कितना है, कितना अंदर की बातें हैं। बेदखल नहीं किया सकता है। उद्देश्य क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता। ये कानून क्या है? भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का पहला कानून कौन पास किया था? डलहौजी। उस कानून का क्या नाम था? धार्मिक निर्योग्यता कानून। लेकिन इस धार्मिक स्वतंत्रता कानून किसका हाथ मजबूत कर रहा था? ईसाई का या हिंदू का? ईसाई का। ये बात जो है सो बाकी जो लोग थे हिंदू और मुसलमान, उनको लगा रे भाई ये तो हमारे ही धर्म पर आघात है। बात तो सही भी था। बात जो था वो क्या था? क्योंकि वो साइड किसका ले रहा था? क्या इस कानून में दोष था या कानून के इम्प्लीमेंटेशन और प्रक्रिया में दोष थी? बस बस, इस प्रक्रिया के दोष ने समाज में दोष पैदा कर दिया और इसलिए लोगों को कहा कि नहीं, अब की बार, बात समझ गए? अब की बार बाबू वीर कुंवर सिंह की सरकार। आप लोग क्या सोच रहे थे कि हम, आप लोग मेरी बात पर हंस देते हैं? नहीं, हम वैसा नहीं, आज तक हम ये सब चीज नहीं बोलते हैं। 1857 की क्रांति बिहार में कौन? बाबू वीर कुंवर सिंह। सारा किसान कहा कि नहीं, अब की सरकार वीर कुंवर। हमारा बाबू कौन? वीर कुंवर सिंह। बात समझ गए? तो ये चीज है, ये है ये कानून। अब समझ में आ गई क्या है ये? चलिए अब लिखिए, आगे बढ़िए। सामाजिक सांस्कृतिक हो गया, धार्मिक हो गई। तो अब यहां लिखिए
सैन्य कानून, सैनिक कारण। ठीक है, उसमें लिखिएगा। सरकार ने सामान्य सेवा कानून के अंतर्गत सैनिकों के विशेषाधिकार को खत्म कर दिया। सैनिकों के विशेषाधिकार को खत्म कर दिया। सैनिकों के विशेषाधिकार को खत्म कर दिया। जिससे सैनिकों में आक्रोश हुई। साथ ही साथ सैनिकों को जबरन समुद्र पार करने एवं उनके धार्मिक एवं जातिगत चिन्हों को अपमान करने की नीति बनाई गई। जो सैनिकों के मन में असंतोष उत्पन्न किया। सैनिकों के मन में असंतोष उत्पन्न किया। और 1857 के 1857 के क्रांति में एक सहायक सिद्ध हुआ। तात्कालिक कारण अठारह सौ 55 तक आते आते सरकार ने भारत में सैनिक रिफॉर्म की नीति अपनाई। जिसके कारण सैनिक रिफॉर्म मतलब सुधार, सैनिक सुधार की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत कई नए हथियारों को भारत में लाया गया। जिसमें इनफील्ड राइफल भी एक था। इनफील्ड राइफल में लगने वाले कारतूस को
इनफील्ड राइफल में लगने वाले कारतूस को दांत के सहारे खोलना पड़ता था। दांत के सहारे खोलना पड़ता था और इसमें लगने वाले कारतूस, लगने वाले ग्रीस लाइन पढ़िए तो, लाइन का सेटिंग थोड़ा सा कुछ बिगड़ा है। खोलना खोलना पड़ता था। खोलना पड़ता था उसमें, और लिखिए वो एवं काटिए और काटिए। करना पड़ता था वहां तक रखिए, अब बाकी लाइन को काटिए। उसे दांत से क्या करना पड़ता था? काटना पड़ता था। साथ ही इसे अधिक सहूलियत से नाल में भरने के लिए, नाल में मतलब नली में भरने के लिए ग्रीस का प्रयोग किया गया था। ग्रीस का प्रयोग किया गया था। जो सामान्यतः गाय और सूअर की चर्बी से बनी थी। इसकी सूचना सैनिकों में आक्रोश को और भी उद्वेलित कर दी। उद्वेलित कर दी। उद्वेलित 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 कर दी, जिससे इस महान क्रांति की शुरुआत हुई। एक महान क्रांति की शुरुआत हुई। इस प्रकार 1857 की क्रांति निष्कर्षतः की क्रांति इस तरह क्या लिखे हैं? इस प्रकार 1857 की क्रांति निष्कर्षतः, नहीं, निष्कर्ष में ये चीज लिखना है भाई। ओबा, आप लोग क्या लिख रहे थे बाबू जनाब? पीछे में भी कोई लिखे हैं? निष्कर्षतः 1857 की क्रांति सिर्फ एक घटना नहीं थी। यह ब्रिटिश सरकार के आर्थिक सामाजिक नीतियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न आक्रोश का समुच्चय था। समुच्चय था जो देखते ही देखते
जो देखते ही देखते सभी वर्गों को एक साथ जोड़ दिया। जो देखते ही देखते सभी वर्गों को एक साथ जोड़ दिया। चलें, अब वहां लिखिए फिर। अब अब लिखें परिणाम। देखिएगा, 1857 का 1857 की क्रांति का परिणाम एक युगांतकारी सिद्ध हुआ। प्रकाश डाले। युगांतकारी सिद्ध हुआ। युगांतकारी, युगांतकारी। देखिएगा, 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति अपने लक्षित उद्देश्यों की विफलता के बाद, अपने लक्षित उद्देश्यों की विफलता के बावजूद समझते हैं, हम लोग भाषा में लिखा रहे हैं तो इस भाषा में लिखा रहे हैं।
ऑनलाइन के बाद से भाषा इतना ये पहले समझना ये है 18 सबको मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये चीज कौन समान सब लोग उस कारण तो इसको रास्ते नहीं बनता है no ये प्रथम है no राष्ट्रीय है no इस निष्कर्ष के लिए और इस को उठा कर पहला लाइन ऐसे मुझे की लाइन है चैप्टर का इसी ऐसा ऐसे
नहीं कहा के तो जाने रहे उन्होंने इसे कर दिया सरकार भी से राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है। मान लीजिए कि इसमें हित तो सबका अलग अलग था, लेकिन एक चीज तो कॉमन था। वो कॉमन क्या था? वो कॉमन था अंग्रेज को भगाना सब कुछ आ रहा था। इसलिए हमने लक्ष्य जैसे कि यहाँ पर विफलता में मतलब 1857 की क्रांति की निहित स्वार्थों का परिणाम था। उसको कहना पड़ता है क्या उठाइए हुजूर, जो है कंसेप्ट से अप्रोच वाला निकलता है। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति स्वार्थों का परिणाम। स्वार्थों का मूल कारण था सबका अपना अपना अपना। बाबू को जो है तो जमींदारी छीन गई थी इसलिए लड़ रहे थे, तो वहां पर चाह रहे थे कि भाई अवध हमें मिल जाए, पेंशन हमें बढ़ा दिया जाए। आप देखेंगे कि बीच युद्ध में भी नाना साहब ये अप्रोच करते हैं हमारी पेंशन को मान लिया जाए तो हम युद्ध क्या कर देंगे वापस। निहित स्वार्थों जब हित का मतलब होता है हित एक, तो अलग अलग था लेकिन सिचुएशन ने सबको क्या कर दिया था। अब इसी में यूपीएससी 2024 में 22 में एक सवाल पूछा है कि 1857 की आप तो खाना खा करके आते हैं ना? नहीं अब जाएंगे तो खाएंगे। कितना जल्दी आज तक आपने लिखे देखिए लक्षित उद्देश्य के बावजूद परिणाम काफी विनाशकारी रहा। इस प्रकार समाप्ति हुई और प्रत्यक्ष
सेनाओं का बटालियन बनाना प्रारंभ हुआ। सामाजिक सांस्कृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक और हस्तक्षेप, सामाजिक सांस्कृतिक और हस्तक्षेप, सरकार ने एक जो नीतियां अपनाई वो बहुत गलत नीतियां थी। वो क्या, विभाजन करो और राज। 1857 की क्रांति ने सरकार को ये संदेश दे दिया है प्रारंभ में आप देखें विभाजन और सुनते होंगे ना, सरकार की दूर की हो गई करके करना है। ठीक है, आगे वहां अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार लिखिए आदि और बदल दीजिए। 1857 की क्रांति का परिणाम भारत के लिए मिला जुला रहा। लेकिन भारतीयों में एक राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। राष्ट्रीय चेतना का संचार किया जो आगे स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त, जो आगे स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, जो आगे स्वतंत्रता का मार्ग। लिख लिए? अच्छा लगा तो ये रहा आपको ये चीज। बाकी फिर जब आप कल आएंगे, ठीक है, 1 घंटा का क्लास और हमको इस पर लेना है। ठीक है, तो कल हम लोग फिर मिलते हैं। ठीक है, मतलब संडे है तो क्या है, क्लास नहीं हो सकता है, कभी कोई होना चाहिए। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे और आप लोग इस मटेरियल को निकाल लेंगे और निकाल करके इसको थोड़ा सा मेरे लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? आप लोग बोल नहीं रहे हैं। मेरे लिए पढ़ेंगे और रिजल्ट किसके लिए लेंगे? पढ़िए लेकिन मेरे लिए, कहने का मतलब मेरे डर से पढ़िए। लोग आजकल कहते हैं बच्चे को
कि वो जेंटल पेरेंटिंग करते हैं, हम उसमें नहीं होते हैं। हमारा है पढ़ाई के लिए, अगर कूटना पड़े तो कूट दो। चलिए, ऑल द बेस्ट।